हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो जैसा कि आपको पता है जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उत्तर प्रदेश का परिचय के बारे में। तो अब ये है उसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा था, उसकी राजधानी देखी थी, उसका हाई कोर्ट देखा, उसका क्षेत्रफल वगैरह देखा, है ना। उसमें क्या लिंगानुपात था, किन किन राज्यों से उसकी सीमा थी, कितनी विधानसभा की सीटें थी, ये कितनी लोकसभा की सीटें थी, ये हमने देखा था पहले पार्ट में। तो यहाँ तक पहला पार्ट कवर हो गया था। प्रमुख नदियाँ देख ली, फसलें देख ली, फल देख लिए, शास्त्रीय नृत्य देख लिए। तो शास्त्रीय नृत्य के बाद अब जो हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो हम स्टार्ट करेंगे लोक नृत्य से। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। और ये आपके पेपर के लिए कितने इम्पोर्टेंट होने वाली है ये आपको तब एहसास होगा जब जिस टाइम पे आपसे क्वेश्चन आपके सामने होगा और आप उसका आंसर दे पा रहे होंगे, तब आपको ये यकीन होगा कि हाँ, ये जो नॉलेज है वाकई आपके लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लोक नृत्य के बारे में। जैसे कि हमने कल पढ़ा था शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? कथक। वो किसका था? या तो उसको पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश का मान लीजिए, जैसा कि आपके ऑप्शन में दे रखा हो, या आपकी फिर वो किसका होगा, या फिर वो होगा पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत में सिंगल कथक, या फिर उत्तर प्रदेश का कथक। ठीक, आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आगे लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चरकुला और मयूर नृत्य। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उसमें आमतौर पे आपको ये मिल जाएगा नौटंकी, रासलीला, है ना। मथुरा वृंदावन की तरफ जो रासलीला वगैरह होती है, ये क्या है? ये लोक नृत्य के उसमें आता है। ठीक, तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। क्या नाम है उनके, एक बार फिर से देख लेंगे। नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चरकुला और मयूर नृत्य। ठीक, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे प्रमुख त्यौहार, यानी कि उत्तर प्रदेश में किन किन त्योहारों को मनाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा, यानी कि उत्तर प्रदेश में लोगों के द्वारा बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। गंगा दशहरा मनाया जाता है। मकर संक्रांति मनाई जाती है, जैसा कि मकर संक्रांति जनवरी में आती है। ठीक है, जनवरी की 14 तारीख डेट वैसे तो इसकी फिक्स होती है, लेकिन पिछली साल आई थिंक ये 15 जनवरी की थी। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस आए हैं, तो ये डेट आगे बढ़ गई है। ठीक है, हाँ, तो मेनली वो मनाई जाती थी 14 जनवरी मकर संक्रांति। आगे देखते हैं, आगे मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में लट्ठमार होली। ये मेनली मथुरा वृंदावन के क्षेत्र या गोकुल वृंदावन नंदगांव इस तरीके के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। कौन सी? लट्ठमार होली। होली तो मेनली होली या दिवाली मेनली ऑल इंडिया में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि किस राज्य में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जन्माष्टमी, और ये है प्रयाग कुंभ मेला। यानी कि जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्म अष्टमी, यानी कि उनका जन्म 8वां था, इसलिए उसका नाम है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। और प्रयाग में लगने वाला कुंभ मेला, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं। आइए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो हेडिंग है प्रमुख जनजातियाँ। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में जो जनजातियाँ निवास करती हैं वो उनमें से उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक, अगर पेपर में आता है तो हमें पता होना चाहिए कि हम मार्क कैसे करेंगे। तो मार्क करने के लिए छोटी सी ये है, जिसमें से आप उसमें से कोई ना कोई जनजाति जरूर मिलेगी। देखते हैं, उसका नाम है गोंड, दूसरी का नाम है धुरिया, तीसरी है नायक, पथारी, राजगोंड, बैगा, जौनसारी, माहीगीर, थारू और बुक्सा। ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी जनजातियां हैं, जिसे हमारे जो अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं वो एक जनजाति से बिलोंग करती हैं, है ना। तो ये जो क्या है,
इस तरीके से जनजातियां हैं, लगभग लगभग भारत के हर प्रदेश में रहते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में ये चीज़ जरूर बताएं कि प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रसिद्ध मिठाइयों की, कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मिठाई कौन कौन सी हैं। चलिए, तो प्रसिद्ध मिठाइयों में है जैसे कि इमरती, बालूशाही, बर्फ़ी, घेवर और गुजिया। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं जिनमें नाम है इमरती। इमरती लाइक जलेबी, जैसे जलेबी की तरह होती है, लेकिन ये बिल्कुल गोल फॉर्म में होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, फिर इसके ऊपर से ऐसे करके कोटिंग की जाती है। जलेबी का कलर और इमरती कलर सेम होता है। ठीक है, बालूशाही, बालूशाही का भी साइज सेम बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, बर्फ़ी, घेवर और गुजिया। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी जो मिठाई है वो ज़्यादा पसंद है। इमरती पसंद है, बालूशाही पसंद है, बर्फ़ी या घेवर या गुजिया, आपकी राय क्या है? बात करते हैं आगे कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है लखनऊ। लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर, नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक, और सबसे छोटा जो शहर है उसका नाम है भदोही। भदोही को मेरे ख्याल से आई थिंक बोलते हैं संत कबीर नगर। ठीक, तो भदोही का नाम क्या है? संत कबीर नगर है। अगर आप ऑप्शन में लिखा हुआ पाएँ या गूगल करके आप मैच भी करना चाहें तो उसको नोट कर, ये बात को नोट करके रखना कि मैंने ये भी पढ़ा है ना कि उसका नाम क्या है? संत कबीर नगर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे है सबसे बड़ा जिला। अगर बात करें यूपी के सबसे बड़े जिले की, आपको पता है यूपी में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हैं, और डिवीज़न यानी कि जोन जो हैं वो है 18 जोन। तो उन सभी जोनों में यानी कि जो सबसे बड़ा ज़िला है वो क्या है? तो वो है लखीमपुर खीरी। क्या नाम है उसका? लखीमपुर खीरी। और जो सबसे छोटा ज़िला है उसका नाम है हापुड़। ठीक है, अगर शहर की बात की जाए तो वो सबसे बड़ा शहर होता है लखनऊ, और सबसे छोटा है भदोही यानी कि संत कबीर नगर। और अगर ज़िले की बात की जाए तो सबसे बड़ा ज़िला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा है हापुड़। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें विश्व विरासत स्थल, यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो यूपी में कितनी है। अगर यूपी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो वो कितनी है? आपको पता है ये विश्व विरासत स्थल का जो दर्जा है वो कौन देती है? तो उस संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम है यूनेस्को। क्या नाम है उस संस्था का? यूनेस्को। तो यूनेस्को का काम होता है उन जगहों की खोज करना है, या उन स्थलों की, किलों की, जिनमें क्या पता चलता है, जिनसे हमें हमारी संस्कृति का पता चले, या जिनमें राजनीतिक साक्ष्य हों, जैविक साक्ष्य हों। जैसे सुंदरबन का डेल्टा है, हम्पी का मंदिर है ना, हम्पी का रथ मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इस तरीके से जो कुछ भी चीज़ें हैं, है ना, जैसे दिल्ली की कुतुब मीनार है। तो इस तरीके से उनका एक वजूद होना चाहिए, चाहे वो सांस्कृतिक वजूद हो, ऐतिहासिक वजूद हो, राजनीतिक वजूद हो, ठीक, वैज्ञानिक हो। तो उन चीज़ों को क्या करता है यूनेस्को? एक विशेष संरक्षण देता है, उनकी अच्छे से देख रेख करना। ठीक, तो इसी तरीके से उसने जो विश्व विरासत स्थल खोजी हैं, यानी कि उनको दर्जा जो दिया है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में 3 विश्व विरासत स्थल हैं। उनमें सबसे पहला नाम है ताजमहल का, जिसको 1983 में दर्जा मिला था। दूसरा है आगरा का किला, इसको भी 1983 में दर्जा मिला। और तीसरा है फतेहपुर सीकरी, इसको दर्जा मिला था 1986 यानी कि 1986 में। आपको ये ज़रूर पता होगा कि ताजमहल का जो निर्माण है वो करवाया था शाहजहां ने, आगरा का किला बनवाया था अकबर ने, और फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी करवाया था अकबर ने। ठीक, अगर बात करें, हाँ, तो ये बात क्लियर होती है यहीं पे कि ताजमहल बनवाया शाहजहां ने, जिसको 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। आगरा का किला बनवाया अकबर ने, जिसको 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। और अकबर द्वारा बनवाई गई ये एक जगह थी फतेहपुर सीकरी, जिसको घोषित किया गया था 1986 में भारत की विश्व विरासत स्थल।
तो वो यूपी में है और ये है यूपी की तीसरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, पहले प्रमुख बांध देख लेते हैं ना। तो जो बांध है यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बांध है, उस बांध का नाम क्या है? प्रमुख बांध में एक सिंगल बांध लिया है हमने जिसका नाम है रिहंद बांध, जो कि सोनभद्र जिले में है और किस नदी पे स्थित है? रिहंद नदी पे। ठीक, या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा रिहंद बांध या रिहंद नदी पे बना हुआ है। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता तो आपको ये डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जो बांध है उसका जो रिजर्वायर है, नहीं वाटर रिजर्वायर है, जहाँ पे पानी का जो जलाशय है, उस जलाशय को भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील घोषित किया गया है। पहली बात, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा जाए, गोविंद वल्लभ पंत सागर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, किस जगह? सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश। किस नदी पे बना हुआ है ये बना हुआ है रिहंद नदी पर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रमुख रामसर स्थल की, यानी कि रामसर साइट। मेरे ख्याल से आपने ये वर्ड भी सुना होगा, रामसर साइट। तो रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट ऐसी जगह होती है, तो रामसर क्या है? रामसर एक शहर है ईरान का। तो ईरान के एक शहर में क्या होता है, 1971 में एक कन्वेंशन होता है, एक बैठक होती है। ठीक, उस बैठक में ये निष्कर्ष निकल के आता है, लोगों के द्वारा ये सुझाव दिए जाते हैं कि जो दलदली क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पे पानी भरा रहता है या जो झीलें हैं, इस टाइप के जो क्षेत्र हैं, हम क्या करेंगे? हम उनको एक विशेष संरक्षण देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो काम क्या करते हैं, है ना। अब जैसे झील है या कोई दलदली इलाका, उसका काम क्या होता है? अगर वहाँ पर पानी लंबे समय तक भरा हुआ है, मान के चलो प्रकृति के द्वारा भरा हुआ है या फिर हमने खुद भर रखा है, यानी कि मैन मेड भर रखा है, उसका यूज़ क्या होता है? मेनली उसका यूज़ इसलिए होता है, जैसे बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे हम पानी पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। एक पुराना जो समय था, यानी कि पुराने ओल्ड टाइम में हम क्या करते थे, झीलों के पानी को पीने में यूज़ करते थे। ठीक है, तो अब मान के चलिए आप झील का पानी किस में यूज़ होने लगा? पीने में यूज़ होने लगा। खेतों में सिंचाई होती है, वो किससे होती है? वो भी झीलों से होती थी, है ना। आज भी कई जगहों पे झीलों से होती है, आज भी कई जगहों झीलों का पानी पीने में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अब होता क्या है कि अब जो व्यक्ति है, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा पॉल्यूशन इतना चरम सीमा पे फैलाया गया है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें वो सिमटती जा रही हैं। यानी कि जितना भी जैसे कोई झील है या कोई लेक वगैरह, वो सारी की सारी सिमटती जा रही हैं, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। अब एक टाइम पे अगर ये झीलें ख़त्म हो जाएंगी तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर इनको विशेष संरक्षण प्रदान ना किया गया, इनको रोका ना गया, पॉल्यूशन को, उसमें पॉल्यूशन फैलने से उसमें रोका ना गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो झील जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आसपास में पानी की समस्या बहुत अधिक प्रभाव पे आएगी। ठीक, ऐसा वैज्ञानिक घोषित भी करते हैं कि 2030 के बाद उत्तर प्रदेश में जो है वो पानी का संकट होगा। अब वैज्ञानिकों ने ये मत दिया है, तो किसी न किसी रिसर्च के बाद या किसी न किसी आंकड़े पे सेट होने के बाद ही ये रिसर्च की होगी और इस तर्क को दिया होगा कि 2030 में या 35 में, 40 में, जो कुछ भी उन्होंने दिया है कि यूपी में भी पानी का संकट आएगा। तो ये कन्वेंशन जो हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि जो भी दलदली क्षेत्र हैं या आर्द्र भूमियाँ हैं, है ना, या फिर झीलें हैं, नहरें टाइप की हैं, तो इनको क्या करेंगे? इनको हम विशेष संरक्षण देंगे। वहाँ पे पॉल्यूशन को होने से पॉल्यूशन ना फैले, उसको बचाएंगे, उनको संरक्षित देंगे, उसमें से पॉल्यूशन उसकी साफ़ सफाई करेंगे, उसके जल स्तर को मेंटेन करेंगे। ठीक, इन सब से होगा क्या? अब देखिए, अगर मान के चलिए कच्ची ज़मीन है, ठीक है, अगर आपने वहाँ पे पानी डाला तो कुछ समय के बाद वो क्या करेगी? वो ज़मीन पानी सोख लेगी। लेकिन अगर जो लैंड है, यानी कि जो ज़मीन, अगर वो पक्की हो जाएगी तो आप उस पर कितना भी पानी डाल दीजिए, कितने भी समय के लिए छोड़ दीजिए, वो क्या होगा? वो पानी को नहीं सोखेगी। यानी कि जो लैंड एरिया है, अगर वो पक्का है, यानी कि वो उस पानी को नहीं सोखेगा। ठीक है, और अगर वो कच्ची है, यानी कि जो झीलें टाइप की हैं या कच्ची नालियाँ होती हैं, तो उनसे क्या होता है? उनसे जो पानी रिस के थोड़ा थोड़ा करके कहाँ जाता है? वाटर लेवल को इंक्रीज़ करता है ना।
इसे बोलते हैं ना पाताल, तो पाताल तक वो पानी पहुंचता है, और जब वो भूमिगत जल बन जाता है यानी कि जब वो ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है तो वाटर लेवल होता है इंक्रीज़, और वाटर लेवल इंक्रीज़ होने से पानी की समस्या ना के बराबर रहेगी। ठीक, चलिए उस टॉपिक को छोड़िए, इस टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो ये हम बात कर रहे थे रामसर स्थल। तो रामसर स्थल में क्या होता है, तो भारत जो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल है वो कितनी है। प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया में 75 हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें और अगर रामसर स्थल में अगर टॉप स्टेट की बात की जाए तो वो है तमिलनाडु। ठीक, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जो था वो था ऊपरी गंगा नहर, यानी कि अपर गंगा कैनाल। ये नहर है, नदी ना समझना इसको, गंगा नदी नहीं है, ये है ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नहर, आई एम सॉरी। वो भी कहाँ से, तो वो है ब्रजघाट से नरौरा तक। कहाँ से कहाँ तक, ब्रजघाट से नरौरा तक। यूपी में पहली है, कब बनी थी ये, 2005 में। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि भारत की सबसे पहली रामसर साइट क्या है, तो वो है चिल्का लेक, चिल्का झील। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में है। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में पहली थी ऊपरी गंगा नहर, इसको बनाया गया था 2005 में। दूसरा देखते हैं, दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, इसको बनाया गया 2019 में, और 2019 में इसी के साथ और भी थी, जैसे कि है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन, पार्वती अर्गा, सरसेनावर झील। ठीक, ये सारी की सारी यानी कि नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समन, पार्वती अर्गा और सरसई नावर झील, यानी कि ये जो 6 हैं, इन 6 स्थलों को एक साथ रामसर साइट में जोड़ा गया था, और वो कहाँ की थी, सारी की सारी उत्तर प्रदेश की। और ये बन के तैयार हुई थी 2019 में। इनको कब जोड़ा गया था, 2019 में। फिर नेक्स्ट ईयर की बात करें यानी कि 2020 की बात करें, तो 2020 में आगरा की कीठम झील, आगरा की कीठम झील को सुर सरोवर के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, सुर सरोवर नाम से आप सर्च कर लेना, या कीठम झील के नाम से आप सर्च कर लेना। तो दोनों का नाम जो है वो एक दूसरे का नाम ही है, या तो सुर सरोवर या कीठम झील, दोनों एक ही चीज़ है। कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है आगरा में। इसको कब जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था 2020 में। आगे हम बात करें, फिर है हैदरपुर वेटलैंड। क्या नाम है, हैदरपुर वेटलैंड, यानी हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है, इसको जोड़ा गया था 2021 में, और ये उत्तर प्रदेश की नवी थी। बात करें 2022, तो 2022 में जोड़ा गया बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, तो यूपी में कुल मिला के कितने रामसर स्थल हैं, कुल मिला के हैं 10। नेक्स्ट बात करें, मैंने इसी पेज पे लिख रखा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए जो चालू अवस्था में है, तो वो है 3। पहले का नाम है चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, दूसरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में, और तीसरा नाम है कुशीनगर जो है कुशीनगर में। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कुल मिला के अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो उत्तर प्रदेश में है वो है 5। उनमें से जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। योगी सरकार इसके ऊपर चर्चा, मतलब इसके लिए विधेयक पारित हो चुका है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए निर्माणाधीन है। और इससे तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, जेवर जब बन के तैयार हो जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है भारत का सबसे बड़ा, वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ठीक है, तो ये जो 2 इसमें मैंने स्टार लगा रखा है, ये 2 जो है वो निर्माणाधीन है। अयोध्या का है अयोध्या जिले में, और जेवर है ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिला उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो आज मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं अगले पार्ट में। तो ये था इसका पार्ट 2। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।